आज निर्मला की शादी की सालगिरह थी। घर में काफ़ी मेहमान आते हैं और निर्मला की बेटी पारुल को देखकर निर्मला से पारुल की शादी की बातें करने लगते हैं। वैसे भाभी, जहाँ तक मुझे पता है पारुल की पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? फिर आपने इसकी शादी का क्या सोचा है? शादी वादी करनी भी है या नहीं? अभी कहाँ, ये लास्ट साल है इसका। फिर पारुल कह रही थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए मैंने तो अभी उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। भाभी, जब मैं कंवारी थी ना तो आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी शादी के लिए, याद है ना? और आज जब आपकी खुद की बेटी घर में बैठी है तो आपको कोई चिंता ही नहीं हो रही। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारी शादी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कराई थी, वो तो माँ का फैसला था। और तुम भी तो तैयार थी ना शादी के लिए, पर पारुल अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। बेटियां तैयार होती नहीं है भाभी, उन्हें शादी के लिए तैयार करवाया जाता है। आज मैं बोल रही हूँ, कल को कोई और बोलेगा। मेरी बात पर गौर करना आप। निर्मला की ननद उसकी कान भरने की कोशिश करती है, पर निर्मला अपनी ननद की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। पर कहते हैं ना, जब जवान बेटी घर में होती है तो रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों की नज़र भी उन्हीं पर होती है। अरे चाची, और कितना पढ़ा होगी अपनी पोती को? इससे छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई, अब इसकी भी शादी कर दो। चाची, मैं नहीं कर रही हूँ कोई शादी वादी, अभी मुझे पढ़ना है और मेरी किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई है। अरे हो जाएगी पारुल की भी शादी, अभी वो पढ़ना चाहती है और मेरी पोती अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। ठीक है चाची, अगर अभी आप अपनी पोती की शादी नहीं कराना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे मेरी नज़र में ना एक बहुत अच्छा रिश्ता था, लड़का अच्छे घराने से था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी भतीजी का रिश्ता तय कर दूँ। पर आपको तो मंजूर नहीं है ना, अब क्या कर सकते हैं, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। पारुल की चाची उषा के कान भरकर चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, पर उषा के दिमाग में अब भी अपनी दूर की बहू की बातें घूम रही थी। ऐसे ही एक दिन पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है। उसको जींस टॉप में कॉलेज जाता देख उषा पहली बार किसी और के भड़काव में आकर अपनी पोती पर रोक टोक करती है। निर्मला बहू, बेटी बड़ी हो गई है, इसे कुछ समझा, घर के काम करवा। इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर बोल इसे कॉलेज ना जाया करे, 4 लड़कों की नज़र रहती है। दादी, आपको क्या हो गया है? मैं पहली बार तो जींस टॉप नहीं पहन रही हूँ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आ रही हूँ। और प्लीज़ आप ना औरों की दादियों की तरह पुराने ख्यालात वाली मत बनो। आप मेरी मॉडर्न दादी हो, मॉडर्न ही बन के रहो। मैं कोई पुराने ख्यालातों की नहीं हूँ, बस आजकल दिन समय ठीक नहीं है और वैसे भी अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आज तक मैंने क्या कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक करी है? माँ, दादी को क्या हो गया है? दादी को कुछ समझाओ ना, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। पता नहीं आज कैसी बातें कर रही हैं दादी। ऐसा नहीं बोलते पारुल, तू कॉलेज जा, मैं तेरी दादी से बात कर लूँगी। और माँ जी, आप रहने दीजिए ना, समय के साथ वो भी सब समझ जाएगी, अभी बच्ची है। निर्मला अपनी सास की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी बेटी को उषा के गुस्से से बचा लेती है। पर निर्मला की ये बात उषा को बहुत बुरी लगती है और वो निर्मला से नाराज़ हो जाती है। शादी की उम्र हो गई है, घर संभालने लायक बेटी हो गई है और मुझे समझा रही है कि अभी तक उसकी बेटी बच्ची ही है। मुझे क्या, जो करना है करे, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इस घर में मेरी चलती ही कहाँ है? इस तरह से उषा निर्मला को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए घर पर आते हैं। अरे रोहित, अशोक, तुम दोनों यहाँ अचानक? आने से पहले बता तो देते, कुछ काम था क्या? हमें पता था, हमेशा की तरह इस बार भी प्रीति का बर्थडे भूल गई होगी, इसीलिए हम तुझे याद दिलाने के लिए आ गए। हमने प्रीति के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है। रात को हम उसका किडनैप करेंगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बोल, हमारे साथ चलेगी ना? पारुल कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ उषा आ जाती है और अपने घर में लड़कों को और रात की पार्टी के बारे में सुनकर तिलमिला जाती है, जिसके बाद वो सबके सामने पारुल को और उसके दोस्तों को खरी खोटी सुनाने लगती है।
कहा था मैंने निर्मला को, हाथ से बेटी निकल रही है, पर मेरी क्या सुनेगी। अब देखो घर पर आने लगे लड़के, अब लड़कों के साथ जाएगी इस घर की बेटियां रात को पार्टी करने। तुझे लड़कों के साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पार्टी करनी है घर पर करना। अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी। दादी आप कैसी बात कर रही हैं, मेरे दोस्त घर आए। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आज ना मेरी दादी मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है और वो तुम पर भी नाराज़ हो रही है। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। सॉरी दादी जी, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो, और तू हमें कॉल करके बता देना। पारुल के दोस्त चले जाते हैं, पर उषा का गुस्सा शांत नहीं होता। पारुल अपनी दादी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर उषा अपनी ज़िद नहीं छोड़ती, जिसके चलते पारुल दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए नहीं जा पाती और वो भी घर में सबसे नाराज़ होकर बैठ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निर्मला की पड़ोसन उषा के कान भरने लगती है। अम्मा जी, तुम्हारी पोती तो सच में बिगड़ गई है। बताओ भला, ऐसा भी कौन सा कॉलेज जाती है जो रात के 8 बजे आती है। कल मैंने ना उसे कुछ लड़कों के साथ देखा। अरे उन लड़कों के साथ ऐसे हंसते हुए आ रही थी कि क्या बताऊं। मुझे तो डर लगता है कहीं पारुल हमारे मोहल्ले का नाम ना बदनाम कर दे। अपने काम से काम रखो। मेरी पोती मुझसे पूछ कर जाती है हर जगह, और मेरी पोती ऐसी नहीं है मोहल्ले का नाम खराब करने वाली। तुम अपनी बेटी संभालो। उषा अपनी पड़ोसन को मुंह तोड़ जवाब तो दे देती है, पर पारुल की शिकायत मिलने पर उषा पूरा घर सर पर उठा लेती है। बहू अपनी आँखों की पट्टी हटा। पारुल से छोटी लड़कियों की शादी हो गई है और एक हमारी पारुल है जो बाहर लड़कों के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। उसकी यही हरकत रही तो तूने सोचा है रिश्तेदार और 4 लोग क्या कहेंगे। माँ जी, आप तो अपनी पोती पर विश्वास रखिए। हमारी पारुल ऐसी नहीं है, और आप जिसकी बात सुनकर नाराज़ हो रही है ना, उसकी तो आदत ही है इधर की चुगली उधर करने की और लोगों के घरों में आग लगाने की। बहू ऐसे ही आग नहीं लगती, जहाँ चिंगारी होती है वहीं आग लगती है। और उसकी बातों पर मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ और ना ही उसके बहकावे में आ रही हूँ। पर तू सच बताना, कुछ दिन पहले भी अपने घर में लड़के आए थे या नहीं? तू मान या ना मान, अब मुझे पारुल के लिए डर लगता है। इतना बोलकर उषा अपने कमरे में चली जाती है। उषा की बातें सुनकर निर्मला भी घबराने लगती है, और रात को जब उषा का बेटा विवेक घर आता है तो निर्मला अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखिए, मुझे पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, पर कुछ दिनों से उनका रवैया पारुल के लिए ठीक नहीं है। वो हर छोटी बड़ी बात पर पारुल को डांटती है और मुझे भी सुनाती है। अरे इतना परेशान क्यों होती हो? मेरी माँ औरों की माँ की तरह नहीं है, पुराने ख्यालों वाली। वो सब समझती है। अगर वो कुछ कह रही है तो उन्होंने कुछ देखा होगा। उनकी बातें भी सुन लिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। निर्मला अपनी परेशानी विवेक को बताती है, पर विवेक उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन पारुल की नौकरी लग जाती है। पारुल ये खुशखबरी अपने घर वालों को देती है, पर ये खुशखबरी सुनकर उषा ज़रा भी खुश नहीं होती। पारुल बेटा, 15-20 हज़ार की नौकरी पाकर तो तू ऐसे उछल रही है मानो जैसे तूने कोई जंग जीत ली हो। अरे हमने क्या तेरे ऊपर इतने पैसे इसलिए खर्च किए ताकि तू 15-20 हज़ार की नौकरी कर सके? हैं? सरकारी नौकरी करती तो फिर भी मैं मानती। दादी मुझे नहीं करनी सरकारी नौकरी, मुझे तो खुद का बिजनेस करना है, और खुद के बिजनेस के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, और ये पैसे मैं अपनी मेहनत से जोड़ना चाहती हूँ। बस इस लड़की से बड़ी बड़ी बातें करवा लो। निर्मला बहू, कोई ज़रूरत नहीं है इसे नौकरी पर भेजने की। पारुल, तू कल से नौकरी पर नहीं जाएगी, और इसके लिए लड़का देखो। हम इसकी इसी साल शादी करेंगे। शादी की उम्र में नौकरी करेगी। दादी, मैं अभी आपकी तरह बुढ़िया नहीं हुई हूँ जो शादी कर लूँ। मेरे पास अभी बहुत समय है, और इस समय में मुझे सबसे पहले अपना करियर बनाना है, ना कि चूल्हा चौका करना है। देख रही है बहू, किस तरह से तेरी बेटी मुझसे ज़बान चलाने लगी है।
इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। पारुल, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों का लिहाज करना भूल गई है क्या? वो दादी है तेरी, दादी से कोई इस तरह से बात करता है? माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी दादी है और मैंने कभी दादी से ऐसे बात नहीं की और ना ही दादी इस तरह की हरकतें करती थी। पर कुछ दिनों से पता नहीं दादी को क्या हो गया है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर रोक टोक करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा जीना ही हराम कर दे। इतना बोलकर पारुल गुस्से में वहाँ से तिल मिलाते हुए चली जाती है। पारुल का ये गुस्सा देखकर उषा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अपनी सास को रोता देख निर्मला उषा को समझाने की कोशिश करती है, पर उल्टा उषा ही उसे समझाने लगती है। अब मैं बुढ़िया हो गई हूँ ना, इसीलिए मेरी पोती मेरी कदर नहीं करती। पर बहू, मैं अपनी पोती का भला चाहती हूँ। जब चार लोग ये कहते हैं ना, पारुल बिगड़ गई है, लड़कों के साथ घूमती है, पूरी रात पार्टी करती है, इसकी शादी की उम्र हो गई है, हम लापरवाह है, इसकी शादी नहीं करवा रहे तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। पर अब पारुल को कौन समझाए जब उसकी माँ ही समझने को तैयार नहीं। माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ, आपको पारुल की चिंता है, पर आप ही बताइए, मैं बिना उसकी मर्ज़ी के उसकी शादी कैसे कर दूँ? और अभी उसकी उम्र ही क्या है? अगर वो थोड़ा सा समय मांग रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहू, अगर कल को तेरी बेटी कहेगी कि उसे शादी ही नहीं करनी, तो क्या तू अपनी बेटी को सारी उम्र अपने पास बिठा कर रखेगी? उषा की बातों का निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था, पर पारुल भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ती और अपनी दादी के खिलाफ जाकर अपनी नौकरी कंटिन्यू करती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद पारुल अपने माता पिता से अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बात करती है। पापा, मुझे आगे पढ़ना है और उसके लिए मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ। बस यही दिन देखने को रह गया था। और मत सुनो मुझे बुढ़िया को, मैं तो हमेशा गलत ही रहती हूँ ना। और पढ़ाओ बेटी को, विदेश भेजो, ताकि फिर वो हम सबको अपना मुँह ही ना दिखाए और वहीं किसी बिगड़े लंगरेज से शादी करके बैठ जाए। माँ, अब तो बेकार में ही नाराज़ होती रहती हो। अगर पारुल और पढ़ना चाहती है, विदेश जाना चाहती है, तो इसमें खराबी क्या है? हर किसी का सपना होता है। मानती हूँ बेटा, हर किसी का सपना होता है, पर इंसान अपने एक सपने पर टिका रहता है और उसे पूरा करता है। पर तेरी बेटी के सपने तो हर रात बदलते हैं। अभी 1 साल पहले इसे बिजनेस करना था, अब इसे विदेश जाना है। देखा पापा, दादी फिर से शुरू हो गई। पता नहीं दादी को क्या हो गया है, कैसी खड़ूस सी बनती जा रही हैं। माँ, अगर पारुल आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना उसे, शादी भी हो जाएगी। कौन सा हमारी बेटी की उम्र निकल गई है अभी? कोई बात नहीं पारुल, तुझे पढ़ाई करनी है कर, भगवान ने चाहा तो तू अब्रॉड भी चली जाएगी। और चढ़ाओ बेटी को सर पर, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? मुझ बुढ़िया के सपने किसी को नजर नहीं आते। अरे अपने जीते जी मैं अपनी पोती की शादी ही तो देखना चाहती हूँ बस। आगे की पढ़ाई की बात सुनकर उषा और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, पर उसकी इस नाराज़गी को उसकी खुद की बेटी हवा देती है और अपनी माँ के कान भरती है। क्या माँ, भैया भाभी पारुल को और पढ़ा रहे हैं, विदेश भेजना चाहती हैं? माँ, भैया और भाभी का दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। भले ही तुम खाना पीना छोड़ दो, पर तुम्हें इस बार ना अपनी ज़िद मनवानी होगी और पारुल के हाथ पीले करवाने होंगे, वरना ऐसा ना हो कि विदेश जाकर किसी विदेशी से शादी कर ले और वहीं सेट हो जाए। ये तो हमारी नाक कटवा देगी। तू सही कह रही है बेटा, मेरे घर का जमाई कोई विदेशी हो मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम शुद्ध शाकाहारी और वो विदेशी लोग जो मिलता है खा लेते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पारुल की शादी इसी साल होगी। उषा आस पड़ोस के लोगों की और अपने रिश्तेदारों की इतनी बातें सुनने लगती है कि अब वो उन्हीं के हिसाब से चलती और अपनी बेटी के भड़कावे में आकर ठान लेती है कि वो इसी साल पारुल की शादी करवाएगी। और अब पारुल की शादी के लिए उषा खुद एक रिश्ता देखती है और अपने बेटे बहू से कहती है, मैं अपनी पोती की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी। ले देकर मेरी एक ही तो पोती है,
मैंने ना अपनी पोती के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। इस रिश्ते से कोई मना नहीं कर पाएगा। पर माँ जी, आप जानती है ना, पारुल अभी शादी के लिए राज़ी नहीं है। उसने अब नौकरी भी छोड़ दी है। आपको तो खुश होना चाहिए। बहू, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं नहीं जानती क्या कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी है। उसने नौकरी छोड़ी है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि वो विदेश जा सके। उषा और निर्मला आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पारुल आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। जिस पर पारुल अपनी दादी से कहती है, दादी आपको हो क्या गया है? मैंने कह दिया ना मैं शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। फिर आपने मेरा रिश्ता क्यों देखा? आप जाकर लड़के वालों को मना कर दीजिए। अभी मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे शादी के बारे में नहीं सोचना। पारुल, मेरे मना करने से कौन सा तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगी? इसीलिए मैं तेरी शादी करवा रही हूँ। शादी के बाद तू अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना, और रही विदेश जाने की बात तो अपने पति के साथ चली जाना। मैंने तेरे लिए जो लड़का देखा है ना, उसकी अमेरिका में नौकरी है। तुम दोनों पति पत्नी एक साथ विदेश में रहना, कमाना और खाना, और हमें भी तसल्ली रहेगी कि हमारे घर की बेटी सही जगह सही सलामत है। अकेली तो विदेश जाएगी, कल को तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे बेटा? हम तो बस रोते रह जाएंगे। माँ, दादी को समझाओ ना। निर्मला बहू, मैं तेरी पोती की कोई दुश्मन नहीं हूँ। बेटी की जिद मत देख, एक माँ बनकर सोच। और मुझे बता, क्या मैंने गलत फैसला लिया है? पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। अरे मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी पोती का सपना पूरा हो। लड़का अमेरिका में नौकरी करता है। शादी के बाद वो पारुल को भी अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। वहाँ जाने के बाद पारुल के लिए और आसानी हो जाएगी और उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ जी, आप सही कह रही हैं। पारुल बेटा, दादी बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी अब तो तेरी उम्र भी हो गई है। जब तक तेरी उम्र नहीं थी तब तक मैंने तेरा साथ दिया ना। और बेटियों की शादी सही उम्र पर हो जाए तो अच्छा लगता है। तू ही बता, तेरे दोस्तों की भी अब तो शादी हो गई है ना। मान भी जा बेटा। उषा निर्मला को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। अब निर्मला उषा के साथ मिलकर पारुल को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिस वजह से पारुल शादी के लिए मना नहीं कर पाती और आखिरकार उषा पारुल की शादी करवा ही देती है। एक गांव में एक शरीफ परिवार रहता था। वो ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर एक दूसरे पर प्यार भरपूर करते थे। उनकी बेटी की शादी एक लालची लड़की सलोनी से हो जाती है, जो हर समय पैसों की लालच में रहती है। सुनो जी, कल किटी पार्टी में मुझे किटी सेट लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। महीने में इतनी पार्टियों में जाती हो, अब हर पार्टी के लिए अलग गहने चाहिए क्या? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? वही घिसे पिटे कपड़े पहनती रहूं? वहाँ मेरी सब सहेलियां होंगी, नए कपड़े पहन के आएंगी, और मैं वही पुरानी साड़ी और गहने। कितनी बार कहा है अपनी बराबरी वालों से दोस्ती रखा करो। आजकल इस महंगाई में तो या तो प्याज ले लो या गहने। आप तो बस मुझे ही सुनाते रहना, कभी अपनी आमदनी बढ़ाने का सोचना भी मत। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है, तो वो गहने जो आपको अपने घर से मिले हैं ना, है वो मुझे दे दीजिए। गहने? हाँ, गहने। आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे जान मांग ली हो आपकी। हाँ हाँ, अब वही कसर बाकी है, वो भी पूरी कर देना एक दिन। आप ना ज्यादा मत बोलिए। एक तो ऐसा लड़का गले बांधा है जो अपनी पत्नी को ढंग के गहने भी नहीं लाके दे सकता। अरे अब तक तो अपने दहेज के कपड़े और गहने पहन के काम चला रही हूँ, और ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हमारे जमाने में बहुएं अपनी सास को गहने रखने को देती थी, और ये बहू अपनी सास से गहने मांगने लगी। क्या जमाना आ गया है।
सलोनी के इस लालची बर्ताव से सब घर वाले परेशान थे कि तभी सलोनी की दोस्त शिल्पा घर में आती है। कहने को तो शिल्पा भी अमीर घराने की बहू थी, मगर बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। नमस्ते माँ जी, सलोनी घर में है? नहीं बेटा, वो तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई है। ओहो, अच्छा। क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी उदास लग रही हैं। क्या बताऊं बेटा, सलोनी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नखरे? कैसे नखरे माँ जी? बस यही, कभी नए गहने चाहिए, कभी नए कपड़े। अब तू तो घर के हालात जानती है ना, मुश्किल से मुकुल कमा के लाता है और ये सब इधर उधर ऐसे ही उड़ा देती है। घर में तो कोई ध्यान ही नहीं है इसका। अरे तू ही बता, ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या फिर ये सब दिखावट का सामान है? जरूरी तो रोटी ही है माँ जी, मगर ये बात सलोनी को अच्छे से समझानी होगी। अच्छा, वो कैसे? अब मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा ही करना होगा, फिर देखिएगा सलोनी कैसे लाइन पर आती है। अगले ही दिन शिल्पा अपने घर से बहुत सारे कपड़े, हीरे और जवेरात सलोनी की सास को देती है और उनके घर से सब अनाज, बिस्तर, बर्तन अपने घर ले आती है। जब सलोनी अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाकर घर वापस आती है तो अपनी अलमारी में इतने सारे गहने और कपड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ जी, ये इतना सारा सोना और इतने सुंदर कपड़े, ये सब कहाँ से आए माँ जी? ये सब तेरे लिए तो है बहू, जा जी ले अपनी जिंदगी। सलोनी एक सुंदर सी साड़ी और खूब सारे गहने पहनकर घर में घूमने लगती है। कुछ देर बाद वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है तो देखती है कि पानी की बोतल्स खाली है। इतना ही नहीं, घर के राशन की जगह बर्तनों में सोना और चांदी भरा हुआ है। अरे माँ जी, हमारे घर का राशन कहाँ गया? कौन सा राशन बहू? हमारे बर्तन, राशन, इतना सारा फर्नीचर, कुछ भी तो नहीं है माँ जी। अरे बहू, कितनी भोली है तू, मैंने सब बेच दिया और तेरे गहने ले लिए। अब जितने चाहिए उतने पहन, बदल बदल के पहन और बता अपनी सहेलियों को कि कितनी अमीर है तू। मगर माँ जी, जिंदा रहने के लिए तो अनाज खाना पड़ेगा ना। इतने में ही शिल्पा उनके घर आ जाती है। तो जब ये बात माँ जी तुझे समझा रही थी तो तेरी अकल क्या घास चरने को निकली थी? देख सलोनी, अपनी इच्छाएं किसी और पे थोपना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुझे लगता है कि मुकुल के तनख्वाह में तेरा गुजारा नहीं चलता तो खुद काम करना चालू कर दे। इससे पैसे भी आ जाएंगी और तेरी जरूरतों का खर्चा भी निकल जाएगा। सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो शिल्पा। और सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके प्यार को पैसे से नहीं तोलना चाहिए था और आपकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। माफी की तो कोई बात नहीं है बहू, अब सोना ही पका और सोना ही खा। ये बोलकर दोनों आपस में हंसने लगती हैं। शिक्षा, हमें अपनों के प्यार को पैसों में नहीं तोलना चाहिए और जितना भी है उतने में ही खुश रहना चाहिए। सीता और उसकी बहू नेहा बहुत अंधविश्वासी थे। हर आए गए के बताए हुए टोटके को तुरंत आजमाते थे। एक दिन की बात है। अरे ओ नेहा, देख तो जरा ये टीवी पर क्या बता रहे हैं। कोई जानवर आ गया है जो सबको मार रहा है। क्या कह रही हैं अम्मा जी?
अरे जाने क्या बता रहे हैं, कोई विदेशी जीव है जो नाक मुंह जहां से जगह मिले घुस जाता है और आदमी खांस खांस के मर जाता है। हाय हाय माँ जी, ये तो बड़ी डरावनी बात है। हमें क्या, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं आता, ये तो बड़े शहरों के चोंचले हैं। शाम को सीता और नेहा चाय पी रहे हैं, तभी अनाउंसमेंट होती है। पूरे गांव को सूचित किया जाता है कि कल से प्रधानमंत्री की आज्ञा से सब जगह कर्फ्यू है। अगले आदेश तक कोई अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये सब क्या हो रहा है माँ जी? कहीं ये वही कोरोना तो नहीं है? हाँ हाँ वही है। इस कोरोना का तो रोज का रोना हो गया है। दिन भर टीवी पर भी वही दिखाते हैं। अब गांव में भोपू भी बजवा रहे हैं। अरे पर अगर घर से नहीं निकलने देंगे तो हम मंगलवार को झंडे वाले बाबा जी के पास कैसे जाएंगे माँ जी? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। इस बार बाबा जी ऐसी चटनी बताने वाले हैं जिसे खिला के हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। सच माँ जी? हाँ, मैंने तो सोच लिया है। उस कलमुही सरला को खिलाकर पूछ ही लूंगी, आजकल उसके पास इतने गहने कहाँ से आ रहे हैं। हाँ माँ जी, मैं भी इन्हें खिलाकर इस घर के कागजात अपने नाम बनवा लूंगी। क्या कहा? हाय हाय, मैं सही बात बोल गई। मेरा मतलब है माँ जी, मैं इन्हें खिलाकर इनके दिल में घर बना लूंगी ताकि ये किसी और को कभी देखे भी नहीं। चल वो सब छोड़, अब इस कोरोना का क्या करें? अगली सुबह। अरे नेहा सुन, ये मेरे मोबाइल में मैसेज आया है कि अगर बुधवार दोपहर 1 बजे हम सब 15 मिनट के लिए धूप में खड़े रहेंगे तो ये कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा। अच्छा माँ जी, फिर तो हम सब बुधवार को ये उपाय जरूर कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं अपनी सहेलियों को भी मैसेज कर देती हूँ। बुधवार के दिन मोहल्ले की कई औरतें छत पर आ गई हैं। अरे सरला, तेरी बहू नहीं आई? वो कह रही है टाइनिंग हो जाएगी। क्या? ये क्या कोई नई बीमारी है? अरे नहीं माँ जी, इसे टैनिंग कहते हैं, मतलब रंग गहरा हो जाएगा। 10 मिनट बाद सब पसीना पसीना हो जाते हैं। हाय हाय माँ जी, मुझसे तो अब ये गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। थोड़ी देर की बात है, फिर ये दुष्ट कोरोना का चक्कर खत्म। और 2 मिनट बीतते हैं। हाय राम, बहू, इस कोरोना से पहले इस गर्मी से तो मर नहीं जाऊंगी ना मैं। नीचे चले गया माँ जी। चल चुपके से, कोई देख ना ले। उधर सरला और बाकी औरतें भी छुप छुपा के अपने घरों में चली जाती हैं। अगले दिन पता है, सरला बता रही थी कि ये मुआ कोरोना 1 हाथ लंबा होता है, सांप जैसा, आधा लाल आधा नीला। बाप रे, हमारा उपाय भी पूरा नहीं हुआ। अब क्या करेंगी माँ जी? एक उपाय और है। वो क्या माँ जी? मेरे फोन में मैसेज आया है, अगर हम एकदम गरम गरम पानी से नहाए ना तो कोरोना छू भी नहीं पाएगा। बस? हाँ, ये कर लिया तो समझो कोरोना फोरोना गायब। फिर तो हम ये कल सुबह ही कर लेंगे माँ जी। इस बार मैं किसी और को नहीं बताने वाली। ये सरला कल जाने अपने आंगन में क्या टोटका कर रही थी, उसने हमें नहीं बताया तो हम क्यों उसे बताए हैं? हाँ हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं आप। पहले हम सास बहू अपनी जान बचा ले, फिर दूसरों की सोचेंगे। अगली सुबह। चलिए माँ जी, मैंने 2 बाल्टी पानी गर्म कर लिया है। सीता और नेहा एक एक मग्गा पानी लेकर जाग कोरोना, जाग कोरोना, जाग कोरोना कहते हुए अपने ऊपर डालती हैं और दोनों गरम गरम पानी से छटपटा जाती है। हाय हाय, मैं तो जल गई। हे राम, कोरोना को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे चेहरे पे छाले हो गए। दोनों कमरे में बैठी हैं। जाने किस घड़ी में वो मनहूस मैसेज पढ़ लिया। अब जो हुआ सो जाने दीजिए ना माँ जी। आज ही मैंने इंटरनेट पर देखा है कि अगर करेले का रायता बनाकर चांद के नीचे बैठकर खाया जाए तो कोरोना क्या कोई बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, वैसे करेला तो होता भी फायदेमंद है। बस तो 200 ग्राम करेला एक बार में खाना है। मैं कल ही खरीद लूंगी और हम दोनों सास बहू कल रात ही खा लेंगे।
इस उपाय को करने में तो जलने काटने का कोई डर भी नहीं है। वही तो माँ जी। अगली रात दोनों छत पर बैठी हैं। माँ जी, इस रायते को खाते समय रुकना नहीं है, एक ही बार में खत्म करना है इसे। अच्छा, इतना सारा करेला एक बार में? हाँ माँ जी, हो जाएगा। चलिए ना शुरू करते हैं। दोनों खाना शुरू करते हैं। मर गई, मर गई रे, इतना कड़वा। मुझे तो उल्टी आ रही है। दोनों को उल्टी हो जाती है। हाय राम, कोई उपाय काम नहीं आ रहा। माँ जी, लगता है सरकार ने जो कहा है वही करना ठीक है। हाँ बहू, 15 दिन घर में बैठना ये सब करने से कहीं ज्यादा आसान है, और शायद कारगर भी माँ जी। शिक्षा, अंधविश्वासों के चक्कर में ना उलझें। हमें हर बात को जाने परखने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। वर्मा की बहू बहुत दुखी रहती थी। वजह थी तुलना। मिसेस वर्मा हमेशा अपनी बहू की तुलना पड़ोस के शर्मा जी की बहू पवित्रा से करती थी। लीजिए माँ जी, ढोकला बनाया है। हैं? ये क्या? ढोकले पे रंग नहीं आया है ठीक से। एक बार शर्मा जी की बहू ने ढोकला बना के भेजा था। अरे अभी तक जीभ को स्वाद याद है उसका। अब खा के तो देखिए, तभी तो स्वाद पता चलेगा ना। मजा नहीं आया बहू। ठीक ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, और बेहतर हो सकता था। अरे क्रिकेट कमेंट्री क्यों कर रही हो? खाना हो तो खाओ, वरना रख दो। ला बहू, मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। ससुर जी बहू के सपोर्ट के लिए होते तो थे, पर हमेशा नहीं। बहू मार्केट जा रही है? माँ जी, अभी रेडी होकर जा रही हूँ। हाँ हाँ, होले रेडी। वैसे शर्मा जी की बहू तो ग्रोसरी लेकर आ भी गई। सुबह 4 बजे जो उठ जाती है। मैं रात को 12 बजे तक काम करती हूँ मम्मी, सुबह 4 बजे तो उठ नहीं सकती ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि तू क्या कर सकती है और क्या नहीं। मुझे क्यों बता रही है? मम्मी जी, वैसे क्या क्या लाना है बाजार से? 1 किलो शर्मा जी की बहू जैसी तेजी ले आना अपने काम में। 2 किलो शर्मा जी की बहू जैसी अकल भी ले आना अपने लिए। माँ जी, मुझे पसंद नहीं है कि आप हमेशा किसी और से मेरी तुलना करती रहो। अरे पसंद नहीं है या शर्मा जी की बहू से जलती हो है? मैं क्यों जलूंगी? अरे क्यों नहीं जलेगी? हर काम में आगे है तुझसे शर्मा जी की बहू। जलाकर जलन से भी आगे बढ़ जाते हैं लोग। मम्मी जी, सामान की पर्ची दे दो। पर्ची? मैं? अरे व्हाट्सएप कर दिया तुझे पहले ही। थोड़ी तो स्मार्ट बन जा, फिर कहती है मेरी तुलना मत करो। ऐसा नहीं था कि सास अकेले में ही बहू के काम में खोट निकाल के उसे शर्मा जी की बहू से तोलती थी। कई बार मेहमानों के सामने भी बहू को नीचा देखना पड़ता था। देखिए, आदर्श बहू की परिभाषा क्या होती है ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन दिखा ज़रूर दूंगी। हमारे पड़ोस में शर्मा जी की बहू रहती है। अरे उसकी तारीफ में एक किताब लिख दो ना तो भी कम है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती है वो। मम्मी जी, ब्रह्म मुहूर्त में तो मुर्गे भी जाग जाते हैं वैसे। वही तो, मुर्गे भी जाग जाते हैं, पर तुमसे जागते नहीं बनता। जाओ, जाके मेहमानों के लिए कुछ बनाकर ले आओ, बातें मत बनाओ। बहू वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के सामने हुई इंसल्ट को सह नहीं पाती और नाश्ता तैयार करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आंसू पोंछ लेती है। मेहमानों के लिए उदास मन से नाश्ता नहीं बनाना चाहती। बहू, थोड़ा जल्दी कर लोगी तो अच्छा रहेगा। बर्तनों से बात करने लगी हो क्या? मम्मी जी, वो प्लेट्स नहीं मिल रही थी। ये लीजिए नाश्ता। प्लेट मिलेगी कैसे? अरे सामान को व्यवस्थित रखती कहाँ हो आप?
बहू रानी जी। सॉरी मम्मी जी। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? शर्मा जी की बहू ने फिर पूरे परिवार के लोगों के लिए उसी वक्त फिर से खाना बनाया। अरे भैया, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं। मिसेस वर्मा की बहू इतना परेशान हो जाती हैं कि मन बना ही लेती है कि अब वो खुद शर्मा जी की बहू के पास जाएगी। नमस्ते पवित्रा, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आया करो ना यार, पड़ोसन हो। बताओ क्या बनाओ तुम्हारे खाने के लिए? वो दरअसल बात यह है कि मुझे ना थोड़ी मदद की ज़रूरत है। हाँ हाँ, हिचकिचा क्यों रही हो? बताओ क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दे दो ना। क्या? किस बात की ट्रेनिंग? मेरी सास ना हमेशा मेरी तुलना तुमसे करती रहती है। हमेशा कहती रहती है, शर्मा जी की बहू इतनी अच्छी है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। शर्मा जी की बहू तो इतनी स्मार्ट है, तुम में अकल ही नहीं है। शर्मा जी की बहू का घर कितने अच्छे से मेंटेन्ड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे ही सीख लूं और तुम जैसी ही बन जाऊं। अरे नहीं नहीं, तुम इतनी अच्छी तो हो, इतनी मेहनती तो हो, हमेशा काम में लगी रहती हो, और तुम्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने की ज़रूरत है तुम्हारी सास को, वो भी सबक। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारी सास को तब पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। अगले दिन शर्मा जी की बहू मिसेस वर्मा जी के यहाँ आती है। अरे बहू देख, शर्मा जी की बहू आई है। नमस्ते माँ जी, और बताइए कैसी हैं आप? अरे बस थोड़ा शरीर साथ नहीं देता, अब उम्र भी तो हो गई है ना। आपको तो मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से कुछ सीखना चाहिए। वो सुबह योगा करती है, शाम को वॉक करती हैं, और आपने देखो अपनी कैसी हालत बना रखी है। अच्छा अच्छा, ध्यान रखूंगी मैं भी। अरे बहू, कुछ ले आ शर्मा जी की बहू के लिए। बताओ क्या खाओगी? जो आप खाएंगी मैं भी खा लूँगी। अरे मुझे तो कुछ फ्राइड यानी कुछ मसालेदार मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अरे ये क्या कह रही हैं आप? आप घर में सबसे बड़ी हैं, आप इतना अनहेल्दी खाएंगी तो कैसे चलेगा? अरे कुछ सीखिए मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से, जो हमेशा हेल्दी खाना ही खाती हैं और परिवार के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। हाँ हाँ, सीख लूंगी। देखो ऐसे तुलना नहीं करते बेटा, हम सब अलग अलग होते हैं ना। तभी सास बात पलटते हुए बहू पे चीखती है। अरे बहू जल्दी करना, कितना टाइम लगाएगी? अरे माँ जी, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हैं? घर में अशांति होगी। सीखे मेरी सास यानी मिसेस शर्मा से, जो हमेशा प्यार से और धीमे से बात करती हैं। आज तो सास की शामत आ गई थी। जिस शर्मा जी की बहू की वो हमेशा तारीफ करती थी, आज वही घर आकर मिसेस वर्मा के हर काम में खोट निकाल रही थी। आप ठीक है, मैं धीरे बोलती हूँ। बहू, ओ बहू, आजा बेटा, प्यारी बहू, कुछ खाने को ले आ। देखिए, आप ना तो व्यायाम करती हैं ना योगा, और किचन तक चलने में भी आलस कर रही हैं। अपनी बहू से कितना काम करवाती हैं, जबकि थोड़ा बहुत हाथ तो आप भी बटा सकती है ना? कुछ सीखिए मेरी सास। हाँ हाँ, यानी मिसेस शर्मा से। जी जी, बिल्कुल सीख लूंगी, लेकिन अभी ना मुझे पूजा करनी है तो मैं चलती हूँ। मिसेस वर्मा वहाँ से खिसक जाती हैं। बहू और पवित्रा मिसेस वर्मा की हालत देखकर हंसते हैं। तो समझ गई अब क्या करना है? हाँ, जब वो मुझे शर्मा जी की बहू से कुछ सीखने का बोलेंगी तो मैं भी उन्हें शर्मा जी की बहू की सास से कुछ सीखने का बोल दूंगी। हाँ, ऐसे ही सबक सिखाना है तुम्हारी सास को। वैसे मेरी सास गलत नहीं है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अरे तुम भी ना वर्मा जी की बहू। उस दिन का दिन है और आज का दिन है।
मिसेस वर्मा ने कभी बहू की तुलना शर्मा जी की बहू से नहीं की।